उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में नेपाल और तिब्बत सीमा से लगकर बसी है एक खूबसूरत वैली। और इसी वैली में स्थित हिमालय की पंचाचूली श्रृंखला और यहाँ बसे सैकड़ों साल पुराने गांव होने वाले थे मेरा आज का डेस्टिनेशन। पंचाचूली पर्वत के 5 चोटियों पर 5 पांडवों द्वारा अंतिम बार खाना बनाने की मान्यता जहां इस यात्रा को एक धार्मिक रंग देती है, वहीं इन ग्लेशियर एरिया तक पहुंचने और इन्हें इतने करीब से देखने की जर्नी इसे एक रोमांच में बदल देती है। इसके अलावा मुझे मिला इस वैली के अंतिम छोर में बसे मारछा और तिरांग जैसे गांवों को देखने और भारत के कई शहरों से आए कुछ ट्रैकर्स से मिलने का मौका, जिन्होंने मुझे पहचान मेरी वीडियोस देखने का अपना एक्सपीरियंस शेयर कर मेरी इस यात्रा को और खास बना दिया। दारमा वैली और पंचाचूली ट्रैक के लिए मैं सबसे पहले पिथौरागढ़ और धारचूला होते हुए दारमा वैली पहुंच गई। दारमा वैली धारचूला से कोई 80-90 किलोमीटर दूर है। वैसे तो दारमा वैली तक पूरी रोड बनी है, लेकिन यह रोड ज्यादातर कच्ची और उबड़-खाबड़ ही है। दारमा वैली बेहद ही खूबसूरत है। यहाँ पर 2 मुख्य गांव हैं, दुगतू और दंतु, जहाँ स्टे के लिए कुछ मड हाउस बने हैं। मैं दंतु गांव में रुकी। पंचाचूली 0 पॉइंट का ट्रैक इन्हीं गांवों से स्टार्ट होता है। शाम का समय है और मैं अभी अपने रूम से बाहर आ गई हूँ और ठंड भी जो है काफी बढ़ गई है। और यहाँ से मैं देख रही हूँ पंचाचूली चोटियों का व्यू। तो आप देखेंगे कि यहाँ से अभी पंचाचूली 2, 3, 4 और 5 दिख रही है, जिनमें से जो है 2 और 3 अभी और 4 भी बादलों से ढक गई है। शाम को ढलते सूरज की रोशनी में यहाँ से चारों तरफ दिखने वाले पहाड़ों के नजारों को आप बस देखते ही रह जाएंगे। सुबह 5 बजे उठी तो उजाला हो चुका था। 6 बजे तक दूर अब हल्की धूप भी दिखने लगी थी। सुबह 6:30 बजे मैं पंचाचूली 0 पॉइंट के ट्रैक के लिए रेडी थी। इस ट्रैक के लिए पहले आपको दंतु गांव से 1-2 किलोमीटर पीछे दुगतु गांव आना होता है। दंतु गांव से पंचाचूली 0 पॉइंट का ट्रैक कोई 5-6 किलोमीटर का होने वाला था। 7 बज चुके हैं और मैंने अपना पंचाचूली बेस कैंप का ट्रैक स्टार्ट कर दिया है। नीचे जो आप ये गांव देख रहे हैं, ये है दुगतु गांव, जहां से कि ये ट्रैक स्टार्ट होता है। आज मेरे साथ इस ट्रैक पर थे अमर भैया, जो धारचूला के रहने वाले थे। धारचूला से दारमा तक मैं इन्हीं की गाड़ी में आई और अब ये ही मेरे गाइड बनकर इस ट्रैक पर चल रहे थे। वैसे यह ट्रैक आप बगैर गाइड के भी कर सकते हैं।
यह ट्रैक टोटल 10-11 किलोमीटर का होने वाला था और फिर ट्रैक कंप्लीट करने के बाद मैं यहाँ से इस वैली के आखिरी भाग में बसे कुछ गांवों को देखने जाने वाली थी, जिनकी कहानियां और इतिहास मेरी उम्मीद से बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रही। इस ट्रैक पर आगे बढ़ते हुए नीचे अब पूरी दारमा घाटी दिखने लगी थी। धीरे धीरे अब धूप हम तक पहुंच चुकी थी, जिससे अब मौसम में थोड़ा गर्माहट आने लगी। इस धूप में अब पेड़ पौधे भी थोड़े चमकने लगे। इस पॉइंट से अब जंगल मिलना शुरू हो गया। शरद ऋतु की इस हल्की ठंडी सुबह में यहाँ फैली रंग बिरंगी छटाएं मानो आपको सुप्रभात कह रही। कोई 1 किलोमीटर के ट्रैक के बाद मुझे अपना नाम सुनाई दिया। कोलकाता से आए 2 ट्रैकर्स अमित और देबुश्री जी ने मुझे पहचान लिया और मेरी वीडियोस देखने का अपना एक्सपीरियंस शेयर करने लगे। तो आप तो ये करके गए थे पहले? नहीं सर, ये नहीं किया था। आदि कैलाश किया था। आपको आदि कैलाश का वीडियो मैंने देखा है। बोलेंगे। थोड़ी देर बातें करने व फोटो खिंचाने के बाद मैं आगे को निकल गई। ट्रैक में आगे का रास्ता अब दोनों तरफ से ऐसे ढका था जैसे किसी ने रास्ते को सजाने के लिए पेड़ों को इस तरह रख दिया हो। कलरफुल घास और चीड़ के बड़े बड़े पेड़ों के बीच से निकल अब कुछ ही देर में हम एक ओपन जगह पर निकल गए और थोड़ी दूर सामने ही कुछ छोटे छोटे टेंट्स दिखाई देने लगे। हमारे गाइड ने बताया कि यह जगह पंचाचुली बेस कैंप है। हमें यहाँ से अभी कोई 1-1.5 किलोमीटर और आगे जाना था। दुगतू से लगभग 2.5 किलोमीटर के ट्रैक के बाद पहुंच चुकी हूँ मैं पंचाचुली बेस कैंप। पंचाचुली बेस कैंप की पहचान है, आपको ये केएमवीएन के जो है इग्लू हाउस बने दिख जाएंगे। अभी तो ये फिलहाल बंद है, पर ये है पंचाचुली बेस कैंप। गाइड ने बताया कि कुछ समय पहले ये कुमाऊं मंडल के हट्स इस पंचाचुली बेस कैंप का स्टे का ऑप्शन हुआ करते थे, लेकिन इस वजह से धीरे धीरे यहाँ गंदगी बढ़ने लगी, जिसके बाद इन्हें बंद कर दिया गया। अब यह सारे हट्स आपको वीरान व टूटे फूटे मिलते हैं। वैसे इस पॉइंट से सामने के व्यूज काफी मनोरम दिखते हैं। अगर यहाँ रहने की फैसिलिटी होती तो नाइट स्टे के लिए यह जगह एक परफेक्ट स्पॉट होता। थोड़ी देर यहाँ रेस्ट के बाद अब हम यहाँ से आगे 0 पॉइंट की तरफ निकल गए। यहाँ से अब आगे का रास्ता ज्यादातर फ्लैट ही नजर आ रहा था। बीच बीच में छोटी छोटी पानी की धाराएं भी मिलने लगी थी। आगे चलने पर अब भोजपत्र के पेड़ भी मिलने लगे थे।
बेस कैंप से कोई आधा किलोमीटर और आगे जाने पर अब आप एक वैली की तरफ बढ़ने लगते हैं और सामने ही दिखने लगता है एक बड़ा खुला मैदान। यहाँ गिरी ओस अब धूप में धीरे धीरे ओझल होती जा रही थी। धूप भी थोड़ा तेज हो चुकी थी। यहाँ से आगे अब रंग बिरंगे घास व फूल दिखना भी शुरू हो गए। अब तक कोई 4 किलोमीटर का ट्रैक हो चुका था। ट्री लाइन भी अब यहाँ से खत्म हो चुकी थी। पंचाचूली 0 पॉइंट से कुछ पहले ही अब एक बार फिर मुझे अपना नाम सुनाई दिया। ये थी बर्णिता जी, जो मेरे आदि कैलाश वीडियो को देखने के बाद वहाँ के दर्शनों के लिए आई थी। तो बोला कंचन, बोला तो मैंने सोचा कंचन, उसका तो वीडियो देख के मैं आई हूँ। अच्छा, तो वीडियो में मैं पहचान नहीं पाई जी जी जी, ओरिजिनल में। कोई बात नहीं। थैंक यू। एक वीडियो ले ले आपके साथ। आपका नाम? बर्निता। तो अभी आप कहाँ का ट्रिप है आपका? वो नहीं, अभी तो हमारा ट्रिप खत्म हो गया। हाँ जी। आदि कैलाश कर लिया। आपको वीडियो देख के ही अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ जी हाँ जी, ये किया। जी जी जी, अब वापस जाए। बर्णिता जी नेचर से काफी हंसमुख लगी। लंबी लंबी घास के बीच से होते हुए अब हम पंचाचूली पीक्स के काफी नजदीक पहुंच चुके थे और ठीक अपने सामने इन्हें देख सकते थे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं थैंक यू करना चाहूंगी वडोदरा में रहने वाले सुमंत पटेल जी का, जिन्होंने मेरे इस वीडियो में कंट्रीब्यूट किया। आगे जाने पर एक छोटा सा तालाब दिखाई दिया, जिसमें ऊपर ग्लेशियर से कुछ पानी की धाराएं आकर मिल रही थी। गाइड ने बताया कि यहीं से आगे 0 पॉइंट शुरू हो जाता है। वैसे पंचाचूली पीक्स देखने के लिए यहाँ कोई स्पेसिफिक पॉइंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर पॉइंट से पंचाचूली चोटियां नजर आ जाती हैं। हम थोड़ा आगे जाकर एक छोटी सी पहाड़ी पर चढ़कर वहां से इन पंचाचूली चोटियों की क्लियर व्यूज देखना चाहते थे। पहुंच गई हूं मैं पंचाचूली के 0 पॉइंट पर। ये पंचाचूली पर्वत इस 0 पॉइंट से इतना करीब दिखता है कि मानो आप यहीं से इन चोटियों पर सबमिट करके आ जाएं। पंचाचूली पर्वत 5 शिखरों का एक समूह है, जिन्हें पंचाचूली 1 से पंचाचूली 5 तक नाम दिए गए हैं। पंचाचूली के नाम की कहानी पांडवों से जुड़ी है। कहते हैं कि पांडवों ने हिमालय की अपनी यात्रा के दौरान अंतिम बार इन्हीं 5 चोटियों पर 5 चूल्हे बनाए थे, जिस वजह से इस पर्वत का नाम पंचाचूली पड़ा। इस 0 पॉइंट से पंचाचूली की 4 चोटियां ही नजर आती हैं। पंचाचूली 1 आप थोड़ा आगे या पीछे जाकर देख सकते हैं।
इसके अलावा इन 5 पीक्स को पांडवों का प्रतीक भी माना जाता है। कई धार्मिक ग्रंथों में पंचाचूली को पंचशिरा के नाम से भी जाना जाता है। पंचाचूली ग्लेशियर से एक छोटी सी नदी नीचे घाटी में बहती दिख रही थी, जो थी न्योला नदी। ये न्योला नदी यहाँ से निकलकर आगे दुक्तु और बाकी के गांवों को दांतु से अलग करती है। थोड़ी देर में यहीं बैठकर इस पूरे ग्लेशियर एरिया को देखती रही। लगभग 12 बजे अब हम यहाँ से वापस दुक्तु गांव की तरफ चल दिए, जहाँ से अब हमें इस यात्रा के अगले पड़ाव पर जाना था। ठीक है, थैंक यू। आगे बढ़ते हुए बैकग्राउंड में ये हिम शिखर और अद्भुत लग रहे थे। नीचे को अब हम एक अलग रास्ते से जा रहे थे, जो एकदम डाउन तो था, लेकिन इस रास्ते पर उगी बड़ी बड़ी झाड़ियां और इनके नीचे बहता पानी इस रास्ते को थोड़ा चैलेंजिंग बना देता है। एक घंटे में अब हम वापस सड़क के पास उस पुल पर पहुंच गए, जो दुक्तु और दांतु गांव को अलग करता है। यहीं पर एक छोटा सा मंदिर बना है, तो सोचा क्यों ना मंदिर के दर्शन भी कर ही लूं। वो है दातू गांव, और दातू गांव से आप ये पुल क्रॉस करके पहुंच जाते हैं दुक्तु गांव में, जहां से पंचाचूली बेस कैंप का ट्रैक शुरू होता है। अब थोड़ी देर में अमर भी गाड़ी लेकर आ गए और हम दारमा वैली के आखिरी गांवों को देखने निकल गए। नेपाल तिब्बत सीमा से लगे इस एरिया की बात करें तो यहाँ मेनली 3 घाटियां हैं। पहली है व्यास घाटी, जिसमें आदि कैलाश, ओम पर्वत और इनसे लगे गांव जैसे गुंजी व कुटी आते हैं। दूसरी घाटी है चौदास घाटी, जिसमें नारायण आश्रम व उसके आसपास के गांव आते हैं। और तीसरी घाटी है दारमा घाटी, जिसमें पंचाचूली व उसके आसपास के गांव आते हैं। दारमा घाटी का पहला गांव है दर गांव। दारमा का अगला मुख्य गांव है नागलिंग। इस गांव से जुड़ी एक रोचक कहानी है।
कहते हैं कि बहुत समय पहले इस गांव में एक बड़ा सा भयंकर नाग रहता था, जिससे लोग काफी परेशान थे। इसी गांव में एक कलवा नाम का लुहार रहता था। कलवा लुहार ने अपनी भट्टी से लोहे की एक गेंद लाल गर्म कर चालाकी से उस नाग को खिला दी, जिससे उस नाग का पेट फट गया और वह यहाँ की चट्टानों पर जा चिपका। कहते हैं कि उसी नाग के निशान आज भी यहाँ की चट्टानों पर दिखाई देते हैं और कहते हैं कि उस नाग के नाम पर ही इस गांव का नाम नागलिंग पड़ा। अमर हमें इस गांव के आसपास के पहाड़ों पर उसी नाग के निशान दिखाने लगे। तो सभी इंसानों को खा जाता था। हाँ। तो यहाँ पे एक बुजुर्ग था जो यहाँ कहीं ऐसे ऐसे रहस्य है, ऊपर टॉप तक जाओगे ना, वहाँ पे लोहा का पूरा। नागलिंग के बाद दारमा का अगला मेन गांव है दांतू। दांतू गांव में एंट्री करते ही आपको एक मूर्ति बनी दिख जाती है। ये मूर्ति है कभी इस गांव में रहने वाली जसुली दताल की, जिनकी कहानी दारमा वैली की सबसे फेमस कहानियों में से एक है। कहते हैं कि लगभग 100 साल पहले जसुली दताल यहाँ दांतू में रहा करती थी, जो यहाँ जसुली बुढ़ी के नाम से फेमस थी। जसुली दताल काफी अमीर थी, लेकिन उनका कोई परिवार नहीं था, जिस वजह से वह काफी दुखी रहा करती थी। अपने अंतिम दिनों में वह इतनी दुखी हो जाती हैं कि अपनी सारी धन दौलत व जेवर यहाँ नदी में बहाने लगती हैं। तभी उनकी मुलाकात यहाँ एक अंग्रेज ऑफिसर रैमजे से होती है, जो उन्हें इस पैसे का सही उपयोग करने का सुझाव देते हैं। उसी सुझाव पर बाद में उस पैसे से कुमाऊं, गढ़वाल, नेपाल और तिब्बत की कुछ हिस्सों में 300 से ज्यादा धर्मशालाएं बनाई गई। इसके बाद जसुली दताल को दानवीर जसुली सौक्याणी के नाम से जाना जाने लगा। दांतू से कोई 7 किलोमीटर बाद अब हम आ चुके थे तेदांग गांव में। तेदांग दारमा वैली के आखिरी गांव में से एक है और सड़क भी यहीं पर खत्म हो जाती है। तेदांग गांव एक नदी के किनारे बसा है। तेदांग से थोड़ा दूर आप एक और गांव देख सकते हैं, जो है मारछा गांव। यह इस वैली का दूसरा लास्ट गांव है। दारमा घाटी का आखिरी गांव है सीपू, जो मारछा से थोड़ा ही आगे है, जहां आप बस पैदल ही पहुंच सकते हैं। तेदांग पर रुककर हम थोड़ा देर आसपास की लोकेशन को देखते रहे।
अच्छा। और ये सबसे बुग्याल हाँ। हमारे गाइड ने हमें तेदांग के पास ही एक और गांव दिखाया जो था सोन गांव। यह गांव पहले एक पहाड़ी के नीचे था, लेकिन काफी समय पहले लैंडस्लाइड की वजह से यह पूरा गांव तहस नहस हो गया। बताया गया कि उसके बाद फिर यह गांव थोड़ा ही दूर नदी की तरफ बसाया गया। जहां पहले ये गांव था वहां बस अब पत्थर ही गिरे दिखते हैं। दारमा वैली का एक और गांव जो मुझे देखने में काफी खूबसूरत लगा वो था गऊ गांव। इस गांव में काफी घर दिख रहे थे। अब लगभग 3 बज चुके थे। मैं लगभग पूरी दारमा वैली भी घूम चुकी थी। जब मैं पंचाचूली ट्रैक के लिए दारमा वैली आई तो मुझे इस घाटी में बसे इन सदियों पुराने गांवों का ज्यादा आइडिया नहीं था, लेकिन एक बार यहाँ आकर इनके इतिहास व कहानियों को जाना तो लगा इनके बगैर पंचाचूली की यात्रा अधूरी ही रह जाती। शाम के 4 बज चुके थे और अब समय था इस खूबसूरत दारमा वैली को अभी के लिए अलविदा कह वापस धारचूला जाने का।